हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे और आज हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। वन शॉट के अंदर इस चैप्टर में हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट जहां से बन सकते हैं, हर एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। 1 घंटे के अंदर ये टफेस्ट चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की गारंटी मेरी है। ये भी बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे, तो वीडियो को एंड तक देखना और ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर देना। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना। बहुत बोरिंग लगता है चैप्टर ये इंडिया पाकिस्तान चाइना, लेकिन कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकूं। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना। इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों के तीनों क्लास बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में अपना, यानी कि नेबर कंट्री हैं। तो हमें ये तो जानना ही है कि हमने कैसे डेवलप किया आज़ादी के बाद से, लेकिन साथ में हमें ये भी जानना है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने किस तरीके से डेवलपमेंट किया, उनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही। ये बात पता होना बहुत जरूरी है। हमारे जो नेबर कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में। और आज हम पाकिस्तान और चाइना के बारे में बात करेंगे। Comparative development of India and its neighbor is an important knowledge to possess as an Indian citizen. सिलेबस से अलग बात करें तो एज ए इंडियन सिटीजन आपको पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसी मुल्क ने किस किस तरीके से डेवलपमेंट किया है। एज ए रैशनल सिटीजन, एक बुद्धिमान सिटीजन होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में, जो हमने अभी तक के चैप्टर में देखा कि हमने कैसे कैसे डेवलप किया, हमारी इकॉनमी कैसे कैसे रन हुई, लेकिन साथ में हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। और सबसे खास पड़ोसी मुल्क तो हमारे चाइना और पाकिस्तान ही है। दिस अंडरस्टैंडिंग इनेबल, ये इससे क्लास आपको ये बताएगा, आपको इस लायक समझेगा ये कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता कर सको, एज वेल एज अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके स्ट्रेंथ और उनके वीकनेसेस को भी अंडरस्टैंडिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। Hence, it is important to study the comparative development of India and its neighbor country, like India, Pakistan, China। ये तीनों क्लास आपस में नेबर कंट्री है। ये कंट्री क्लास बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से, और ये सारे के सारे कंट्री है, ये जो तीनों कंट्री है इन्होंने सेम टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चालू किया। मतलब एक साथ ये क्लास आज़ाद हुए एक तरीके से। इन एडिशन, इंडियन पाकिस्तान अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947 और चाइना जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ 1949 में। यानी कि 2 साल बाद चाइना, यानी कि तीनों ने लगभग 1947 से 49 के बीच तीनों कंट्री इंडिपेंडेंट हुए और तीनों ने क्लास काम करना चालू किया। और आज की डेट पे अगर बात करता हूं तो चाइना बहुत आगे है इंडिया और पाकिस्तान से बहुत सारे पैरामीटर्स पे, और पाकिस्तान बहुत सारे पैरामीटर्स पे पीछे है इंडिया और चाइना से। ठीक है, तो कुल मिला कह सकते हैं इंडिया मिडिल में है और चाइना जो है सबसे आगे चल रहा है अभी डेवलपमेंट के मामले में, और पाकिस्तान सबसे पीछे चल रहा है। तो हम ऐसा क्या हुआ कि 2 साल लेट चालू होने के बाद भी, 2 साल लेट इंडिपेंडेंट होने के बाद भी चाइना इतना आगे निकल गया और इंडिया पाकिस्तान इतना पीछे रह गए। और इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, और एक एक चीज को समझेंगे किस किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आए। पोस्ट कोल्ड वॉर। अच्छा, कोल्ड वॉर क्या था क्लास? कोल्ड वॉर बेसिकली वो पीरियड था 1947 से 1991, सबसे लंबा चलने वाला ये वॉर है कोल्ड वॉर, जहां पे जियोग्राफिकल टेंशन हुआ, सॉरी जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ बिटवीन सोवियत यूनियन, जिसको क्लास आप रशिया कहते हो, विद इट्स सैटेलाइट स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट्स एलाइज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू चला 1939 से 1945 तक, वर्ल्ड वॉर वन चला था 1914 से 1918 तक। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्लास 1947 से 1991 तक चला क्लास कोल्ड वॉर। बेसिकली कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? देखो, आज भी रशिया और अमेरिका के बीच में ना फाइट है। एक फाइट जो है वो है आगे बढ़ने की फाइट, जो है कि हम सुपर पावर है पूरे पूरे वर्ल्ड के बीच में। फाइट से किसी की मारपीट नहीं होती, कोई क्लास नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन हाँ एक मन मुटाव है। यूएस ने अपने कुछ कंट्रीज का एक एलाइज बना लिया है, रशिया ने अपनी कंट्रीज का कुछ एलाइज बना लिया है। रशिया कहती है हमारी गैंग है, हम में से किसी पे अटैक करोगे तो समझो हम सब पे अटैक किया। अमेरिका कहती है हम में से किसी पे अटैक करोगे समझो हम सब पे अटैक किया। लड़ाई नहीं होती, लेकिन मन मुटाव है। तो ये जो मन मुटाव वाला वॉर चल रहा था आज भी है, लेकिन क्लास आज थोड़ा कम है। 1991 तक क्लास बहुत ज्यादा था मन मुटाव वाला, कि भाई तुम्हारे साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, हमारे एलाइज कंट्री तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी, इस तरीके से मनमुटाव वाला। तो in post Cold War, nations have been primarily tried to adopt various means which will strengthen their domestic economy। को कोल्ड वॉर के बाद भी इन्होंने सोचा कि यार क्या ऐसा करें जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो। टू दिस इफेक्ट दे आल्सो फॉर्मिंग वेरियस रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स लाइक क्लास शार्क,
यूरोपियन यूनियन, एशियान, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ब्रिक्स नेशन जिसके अंदर इंडिया भी क्लास जो है वो पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारे के सारे क्लास इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है ना, ये अलग अलग कंट्री ने अपना ग्रुप बना लिया है कि हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या हम 6 कंट्री 7 कंट्री ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज मिलके जो है हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम आपके डेवलपमेंट की बात करें, आप हमारे डेवलपमेंट की बात करें। तो ये वो है क्लास सोशल ग्रुपिंग समझ लो, या कंट्री की ग्रुपिंग। अब बात करते हैं चाइना की। यहां से हमारा चैप्टर मेन शुरू होता है। चाइना, पाकिस्तान, और इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। हमने इंडिया के बारे में स्टडी कर ही लिया है, फिर भी हम चाइना कंपैरिजन करेंगे, चाइना पाकिस्तान का इंडिया से, और लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे किस तरीके से कौन आगे है कौन पीछे, और आगे पीछे होने का रीजन क्या है। तो चाइना की अगर हम बात करें क्लास, ये क्लास मैप है। China, officially the post republic, sorry, the People's Republic of China is a country in East Asia. ये तीनों क्लास एशियन कंट्रीज है, एशिया के अंदर आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद अ पॉपुलेशन अराउंड 1.428 बिलियन। इन 2017 का डेटा बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ वाली कंट्री, यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो चाइना है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया, एरिया के मामले में भी ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इट वॉज established in 1949, 1st of October 1949 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंड्रिन। मोर देन 70% ऑफ चाइनीज पीपल स्पीक्स मैंड्रिन। चाइना की इकोनॉमी की बात करें, चाइना एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। तो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर कहते हो तो नो डाउट चाइना है। इट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर द वन पार्टी रूल। ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स in the economy, enterprise and land owned by the individuals were bought under the government control। 1949 में सरकार ने सारी की सारी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लिया कि भी आप लोग रहो इस पे काम करो, बट मालिकाना हक इसका जो है वो हमारे पास ही रहेगा। सरकार सारा का सारा कंट्रोल करती है चाइना में। चाइना में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से चाइना बहुत आगे निकल गया, और उन 5 चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है। चाइना के ये 5 के 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इनसे क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। चाइना के ये 5 पॉइंट, जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो GLF कैंपेन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। 1949 में सरकार जो बनी वो बनी माओ जेडोंग की। नाम क्या है क्लास? माओ जेडोंग, MAO, माओ जेडोंग। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जैसी इनकी सरकार बनी इन्होंने तुरंत ही प्लान कर लिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर हम लोग अमेरिका को, ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। चाइना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। 1949 में आजाद होते ही माओ जेडोंग ने डिसाइड कर लिया कि भैया हम लोग तो है 5 साल के अंदर हम सबको पीछे छोड़ देंगे, सबसे आगे निकल जाएंगे। उसी लंबी छलांग को बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया गया वाज अ 5 ईयर प्लान ऑफ फोर्स एग्रीकल्चर। लोगों को फोर्स किया गया कि कलेक्टिवाइजेशन करो। क्या हुआ था GLF के अंदर? लोगों से बोला कि अलग अलग खेती बाड़ी मत करो, सब लोग मिलके फार्म के पास रहो, वहीं खेती बाड़ी करो। तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है यही एग्रीकल्चर है। खेती बाड़ी करो, मॉडर्न तरीके से अनाज उगाओ, किसी भी तरीके से आउटपुट उगाओ, लोगों को फोर्स किया गया। एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, और गांव में लोगों को ये भी बोला गया अपने घर पे ही कारखाने लगाओ, घर पे ही फैक्ट्री बनाओ स्टील की। दैट वाज इनिशिएटेड बाय माओ टू मॉडर्नाइज चाइनीज इकोनॉमी। 1958 में क्लास इन्होंने फोर्स करना चालू कर दिया कि भाई लोगों को, कि भैया आप ये कैंपेन 1958 में कैंपेन लेके आ गए। अप्रोक्सीमेटली आजादी से जस्ट क्लास 8-9 ईयर्स के बाद कैंपेन लेके आ गए कि भैया आप जो है फोर्स कमर्शियलाइज, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सब लोग मिलजुल के खेती बाड़ी करो। सारा का सारा अनाज सरकार ले जाती थी उनको थोड़ा बहुत देने के बाद। द एम ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रेरियन इकोनॉमी को इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का सोचा। एक तो कारखाने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, घर घर में स्टील के कारखाने लगाने की बात करी, इसीलिए चाइना आज बिजनेस में बहुत आगे है। पहली चीज। दूसरी चीज एग्रीकल्चर कलेक्टिवाइजेशन, और दूसरा क्या है क्लास? इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। अपने घर के बागीचे में या जो बैकयार्ड्स है उनमें इन्होंने बोला भैया बिजनेस चालू करो। इन रूरल एरिया कम्यून वर स्टार्टेड। रूरल एरिया में ना कम्यून स्टार्ट कर दिया गया। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेट लैंड। तो कम्यून बना दिए, ग्रुप ऑफ पीपल बना दिए, आप मिलजुल खेती बाड़ी करोगे। 1958 तक 26,000 कम्यून बना दिए गए, जिसने क्लास फार्म पॉपुलेशन सारा कवर कर लिया। GLF कैंपेन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। 30 से 55 मिलियन, लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई ड्यू टू स्टारवेशन,
एग्जीक्यूशन, टॉर्चर, फोर्स लेबर, सुसाइड आउट ऑफ डिप्रेशन। सोचो जेएलएफ कैंपेन में कुछ ऐसा हुआ, अनाज की कमी पड़ गई, सरकार सारा का सारा अनाज लेके बाहर बेच रही थी, देश के लोगों को ही खाने को नहीं मिला, टॉर्चर करना सरकार द्वारा, मारपीट करना, इन सब की वजह से क्लास लगभग 4-5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। लेकिन चाइना इसको नहीं मानता, चाइना बोलता है तो भाई कुदरत की नीति थी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड माओ जेडोंग का था और इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की जो है वो जान चली गई। एक्चुअली हुआ क्या, देखो ये कलेक्टिवाइजेशन है, लोगों से मिलजुल के खेती बाड़ी करवाया, छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब यहीं रहते थे, देखो यहीं रहते थे और यहीं पे क्लास वो खेती बाड़ी किया करते थे, समझ रहे हो, इस तरीके से खेती बाड़ी चाइना में होती थी। एक्चुअली 1958 में इन्होंने एक और कैंपेन चलाया, इसको बोलते हैं फोर पेस्ट कैंपेन। इन्होंने बोला 4 लोग हैं जो दुश्मन हैं, जो मरे ना उसके पीछे का रीजन है, किसी बुक में नहीं लिखा रहता, कोई डिस्कस नहीं करता इसको, कुछ लोगों ने हिम्मत दिखा के बातें बताने की कोशिश की है, ठीक है। मच्छर है, मक्खी है, स्पैरो है, चूहे है। तो ये 4 पेस्ट कंट्रोल की ये चारों फसल बर्बाद करते हैं ना, इन चारों को मार डालो, जहां दिखे जैसे दिखे इन चारों को मार डालो। इन चारों को अगर मार दोगे ना तो फसल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बुरैया है या स्पैरो है ये बेसिकली फसल को खराब कर देते हैं, इन चारों को मार डालो। तो लोग क्या करते थे, जाला लेके देखो इस तरीके से स्पैरो को पकड़ ढोल बजाते थे, जाला लेके देखो इस चिड़ियों के इस तरीके से माला बनाते थे, है ना, देखो चिड़ियों को मार मार के चिड़ियों की माला बनाते थे, देख रहे हो। इस तरह से इन्होंने मतलब गुलेर से, ठीक है, और इस तरीके से किसी भी तरीके से चिड़ियों को मारो, ढोल बजाते थे, चिड़िया नीचे आती थी, ये स्पैरो बेचारी बहुत ऊपर नहीं उड़ पाती है, जहां बैठते थे पकड़ लेते थे। आजकल बड़ा मुश्किल है ना पंछियों को पकड़ना, क्योंकि इतनी सारी बिल्डिंग्स अगड़म झगड़म बनी हुई हैं, लेकिन पहले इस तरह से खुले हवा में ये बेचारे पेड़ में बैठते थे, इनको मार देते थे, इनकी सारी पॉपुलेशन खत्म कर दी। अब इन्होंने स्पैरो को पूरा का पूरा मार दिया, तो इन्होंने स्पैरो को जैसे ही मारा तुरंत क्या हो गया, जो इनकी तादाद है ना ये बहुत बढ़ने लगी, स्पैरो मर गए तो क्लास इनकी तादाद, इनको खाते थे ना स्पैरो, इनको जो टिड्डियों को या ग्रास ऊपर को, इनकी तादाद बढ़ गई और फूड चेन इंपैक्ट हो गया। और ये जो टिड्डी है इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये पूरी की पूरी फसल को आके जो है वो चर के चले जाते थे, यानी कि पूरी की पूरी फसल जो है वो क्लास जो ग्रास ऊपर है ना, ये लैकॉस्ट, ये पूरी इनकी जो गैंग है ना वो पूरा का पूरा सारा चर जाती थी। उसकी वजह से हुआ क्या, लोगों को अनाज मिलना कम हो गया, अनाज मिलना कम हो गया तो जैसे बच्चे जो है ऐसे सोते सोते मर जाते थे, देखो इनकी हालत बहुत बुरी हालत हो गई। तो 5 करोड़ लोगों की जान चली जाना ना बहुत बड़ी बात है, बैठे बैठे लोगों को खाने को नहीं मिलता था, मर जाते थे। इसीलिए चाइना में देखो हर 4 पैर वाली चीज़ों को खा लिया जाता, कीड़े मकोड़े वो ऐसे ही खा जाते हैं। यहाँ से क्लास एक तरीके से भी प्रमोशन हुआ, इस चीज़ का प्रमोट किया, लोग कुछ भी कर रहे थे खाने के लिए, उनको अनाज नहीं मिल रहा था। तो सरकार की ये जो गलत नीति थी कि यार इनको मार दो, फूड चेन जो है इफेक्ट हो गई, इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। लेकिन हाँ, इसको डिटेल में कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है निकाल के दे दी है, ठीक है। तो पहला था जीएलएफ कैंपेन, जिसमें बेसिकली अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया और साथ में लोगों को बोला गया कलेक्टिवाइजेशन करो, मिलजुल के खेती बाड़ी करो। और इसमें खाने की कमी हुई, फोर्स लेबर और टॉर्चर, एक्सटॉर्शन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। जो डेटा कहता है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, पर कुछ ऑथर्स कहते हैं 4-5 करोड़ के अराउंड, कुछ कहते हैं 3 करोड़ 2 करोड़, तो जो भी डेटा है, बट हाँ काफ़ी लोगों की जान गई है। दूसरा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। माओ जेडोंग को जब लगा कि भैया, माओ जेडोंग को जब लगा कि ये बेसिकली 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया कि यार बाहर वाले तो हम पे जो दूसरी पार्टीज हैं वो तो हम पे ब्लेम कर रही हैं, तो कल्चर को ले आए। इन्होंने ये बोला कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है वो हमारे कल्चर को खत्म करना चाहती हैं, वो बाहर की कंपनियों को अंदर आने देना चाहती हैं। ऑब्वियसली बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां इंडिया में आएंगी तो हमारा कल्चर खतरे में पड़ेगा। जैसे आज वेस्टर्न कल्चर इंडिया बहुत फॉलो करेगा, हमारा कल्चर देखो अलग है, लेकिन वो कल्चर खतरे में है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी सेलिब्रेट करते हैं जो हमारा कल्चर नहीं, जो बाहर का कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं इंडिया भी। तो इन्होंने इसी का हवाला दिया, इन्होंने बोला कि बाहर से अगर कंपनियां आएंगी तो हमारा जो कल्चर है, चाइनीज कल्चर वो खराब हो जाएगा, और लोगों को कल्चर जो है वो खराब नहीं करना है। तो लोगों को भड़काया गया, लोग जाके मारपीट करने लगे कि भाई हमारा कल्चर खत्म मत करो, विदेशी कंपनियों को हम आने नहीं देंगे, यानी कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके नहीं आएंगे। इन 1966 माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इट्स एम वाज टू वीड आउट द पीपल हु अपोज द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। क्लास इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी थी। ये सारी चीजें अपने हाथ में रखते थे। सरकार सारा लैंड वगैरह सबका ओनरशिप अपने हाथ में रखती थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो जो लोग इस आइडियोलॉजी यानी जो लोग इस विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि अभी भी जो गवर्नमेंट है उसमें अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, और क्लास जो बीजेपी की विचारधारा है वो अलग है। तो जो एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ है ये उनको खत्म करते थे, मार डालते थे कि अगर आप हमारे विचारधारा से अलग हो तो। अंडर विच स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जिनको भेजा जाता था कि कंट्री के अराउंड सीखो, जबकि जब रशिया का फाइट हुआ चाइना से तो उन्होंने उनको विड्रॉ कर लिया, प्रोफेशनल्स को हुआ अर्लियर बिन सेंट टू चाइना टू हेल्प इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। एक्चुअली ना रशिया ने बहुत सारे लोगों को चाइना में भेज रखा था जो प्रोफेशनल्स थे कि जाओ जाके इंडस्ट्री बनाने में उनकी हेल्प करो। तो जब रशिया में सरकार बदल गई, चाइना से मतभेद हो गया, तो रशिया ने अपने लोगों को वापस बुला लिया। वो वही बात लिखी गई है बेसिकली। इन्होंने माओ जेडोंग ने अपनी किताब निकाली थी जिसको बोलते हैं रेड बुक। क्या बोलते हैं क्लासेस को? रेड बुक। माओ जेडोंग ने इस किताब के अंदर ना अपनी पूरी विचारधारा लिख दी थी कि वो क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है। तो लोग ना जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं और जो लोग हैं इनको भगवान की तरह मानते थे। कहते थे जो ये इस बुक में लिखा है यही सही है, यही सब कुछ है, इस बुक से अलग हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे। और जो इस बुक के अपोजिट जाता था उसको ये मारते थे। आप यकीन शायद नहीं करोगे, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था। डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख के यकीन किया मैंने कि यार ये अपने घर के लोगों को भी, अपने फादर मदर सिस्टर, अगर वो लोग भी इनकी विचारधारा से अलग है तो उनको भी ये मारपीट करते थे। तो इतना ज्यादा क्लास माओ जेडोंग को भड़का दिया था। इनकी पूरी गैंग बन गई थी कि भैया इस बुक में जो लिखा है, अलग अलग स्कूल में जाते थे, स्कूल के प्रोफेसर्स को भी ये मारते थे कि भैया इस बुक से अपोजिट अगर आप कुछ भी बता रहे हो तो कोई टीचर अगर मान लो इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको मारते थे। उसको भी मारते थे, बहुत गलत करते थे, बहुत ज्यादा बुरा काम कर रहे थे और इसी बुक को ये सब कुछ मानते थे। इनकी पूरी की पूरी ना क्लास एक गैंग बन गई थी, एक आर्मी बन गई थी, रेड आर्मी। तो ये उसको जो भी इस बुक को फॉलो नहीं करता था उनको ये मारते थे, पीटते थे। तो जबरदस्ती एक तरीके से ये काम करवा रहे थे। फाइनली 9 सितंबर 1976 माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और इसके बाद उनकी डेथ के बाद, माओ जेडोंग की डेथ के बाद पॉलिसी चेंज होती है, फिर बाहर से कंपनियों को अलाउ किया जाता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है और फाइनली इतना आगे जो है वो चाइना लेकर आ जाता है अपने आप को। तो 2 पॉइंट आपने पढ़ा, कल्चरल रेवोल्यूशन 1966, 67, 76 10 साल तक चला लगभग, और उसके बाद तो माओ जेडोंग की डेथ ही हो गई और 1958 में चला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, राइट। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट चाइना का जो है, चाइना का है रिफॉर्म्स। अब फाइनली रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। द प्रेजेंट डे fast industrial growth in China can be traced back to the reforms introduced in 1978। चाइना का रिफॉर्म्स जो आया 1978 में आया, पाकिस्तान का जो रिफॉर्म्स आया वो 1988 में आया और इंडिया का रिफॉर्म सबसे लास्ट में आया 1991 में। तो 1978 में ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, लेकिन चाइना ने इस रिफॉर्म्स को अलग अलग फेजेस में लागू किया, इकट्ठा लागू नहीं किया। इनिशियल फेज पे रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर। शुरू में इन्होंने जो रिफॉर्म्स है उसको एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लागू किया। इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, जो कम्यून लैंड्स थे, जो लोगों का इकट्ठा जमीन देके खेती बाड़ी पहले करा रहे थे, उसको छोटे छोटे पार्ट में लोगों को दे दिया कि आप इसे यूज करो, आप यूज करके अपना रोजगार करो, सब कुछ करो इस पे, बस ओनरशिप नहीं मिलेगी आपको, आप हमें टैक्सेस दो, बाकी पैसा अपने पास खुद रखो। देवर अलोकेटेड टू कीप ऑल इनकम, सारी इनकम अपने अपने पास रखो टैक्स पे करने के बाद। तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चर में लागू किया। इन लेटर फेस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया ने यही गलती कर दी, इंडिया ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लागू ही नहीं किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म्स लागू किया। इन्होंने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में लागू किया, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज, जो कि एंटरप्राइज बेसिकली लोकल लोग ऑपरेट कर रहे थे, वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। तो इन्होंने काफ़ी सारा परमिशन दे दिया छोटे छोटे वेंडर्स को, देश के लोगों को, आप खेती बाड़ी करो, आप मैन्युफैक्चरिंग करो। एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय द गवर्नमेंट नोन एज एसओई, स्टेट ओन एंटरप्राइज, वर मेड टू फेस कंपटीशन। तो धीरे धीरे क्लास सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन देने लगी। ये कब हुआ? रिफॉर्म्स आने के बाद। रिफॉर्म 2 स्टेज में लागू हुआ, पहले एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्रियल, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। डुअल प्राइसिंग यानी कि 2 प्राइस इन्होंने सेट किया गया। द रिफॉर्म्स प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व डुअल प्राइसिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन 2 वे। पहला, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो जो कुछ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, सरकार ने बोला इसका प्राइस सरकार सेट करेगी।
फॉर अदर ट्रांजेक्शन्स द इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। बाकी चीजों का प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर सेट होगा, लेकिन जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, उनकी जो उनका प्राइस सरकार सेट करेगी। तो डुअल प्राइस, कुछ की कीमत सरकार सेट करेगी, कुछ की कीमत क्लास बिजनेसमैन डिमांड सप्लाई देखते हुए सेट करेंगे। लास्ट पांचवा पॉइंट है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना में इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, ये सब हम क्या देख रहे हैं, चाइना कैसे डेवलप हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन, उसके बाद उसके बाद रिफॉर्म्स, फिर डुअल प्राइसिंग सिस्टम, और लास्ट में पांचवा पॉइंट एसईजेड। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर सरकार ने एसईजेड बनाया। एसईजेड बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां बाहर से कंपनीज आती हैं, इकोनॉमिक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईओयूज इसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। ऐसी कंपनी यूनिट बनाई जाती है जो बेसिकली क्लास अलग अलग कंट्री में सामान को एक्सपोर्ट करेंगे। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलता है और यहाँ से सामान जो है बाहर बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये 5 पॉइंट चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी क्लास इसको भूलना मत, और कोशिश करना कि जीएलएफ कैंपेन और कल्चरल रेवोल्यूशन आप अपने सेल्फ नोट बना के, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो मेरे नोट से, या सेल्फ नोट बना के 10 लाइन तक अराउंड इसके बारे में जरूर लिखना, और डेट जरूर याद करना कब कब इनका डेट हुआ। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। इट इज द वर्ल्ड 5th मोस्ट पॉपुलस, मतलब भीड़ में ये भी 5वें नंबर पे है, जिसकी मिलियन 212 मतलब 21 करोड़ की लगभग क्लास आबादी है। और गेन इंडिपेंडेंस 14 अगस्त को क्लास पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। आपको पता मोहम्मद अली जिन्ना की जिद की वजह से ये चाहते थे कि भाई हम माइनॉरिटी हैं, हमें हमें जो है वो इज्जत नहीं मिलेगी, तो भैया हमें अलग देश चाहिए, और बहुत पॉलिटिक्स हुई। माउंट बैडमिंटन ने भी बहुत मतलब पॉलिटिक्स करी, जो भी लोग इंगेज थे सब ने पॉलिटिक्स करी। लोग कहते हैं गांधी जी भी इन्वॉल्व थे, जो भी था क्लास में उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एक दिन पहले इनको इंडिपेंडेंस दे दिया, अपना अलग देश दे दिया 1970। अब अलग देश जो दे दिया वो कुछ इस बेसिस पे दे दिया कि भैया जहाँ जहाँ मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा है भाई उसको पाकिस्तान जो है वो ठहरा दिया। लेकिन फिर 1971 पाकिस्तान को हजम नहीं होता, एक सिविल वॉर छिड़ता है इन दोनों पाकिस्तान के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ता है, जिसकी वजह से क्लास फिर ये जो पाकिस्तान नीचे है इसको इंडिपेंडेंस मिल जाता है, उससे अलग हो जाता है, ये बांग्लादेश बन जाता है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, और 34th लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। इट्स हिस्ट्री हैज बीन कैरेक्टराइज्ड, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री रूल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 5-5 साल तक सरकार टिकना मुश्किल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इट हैज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया के बाद मुस्लिम सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं, और इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया की तरह ही पाकिस्तान भी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दूसरा है importance of role of public sector in 1970. In early 1970 the nationalization of capital goods took place. nationalization मतलब राष्ट्रीयकरण, कि भाई सरकार ही चीजों को बनाएगी, this is called nationalization. importance of role of public private sector, late 1970 के एंड होते होते इनको रियलाइज हो गया कि प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है। in late 1970 there was a shift in the government policy when it adopted the policy of denationalization. तो शुरू में इन्होंने नेशनलाइजेशन किया, हर चीज हम बनाएंगे, मशीन्स हम बनाएंगे, लेकिन बाद में सरकार ने इसका डी नेशनलाइजेशन कर दिया। सरकार नहीं, प्राइवेट कंपनी बना सकती है। गवर्नमेंट एनकरेज करने लगी प्राइवेट सेक्टर को एंड ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव टू देम। ऑल दिस क्रिएटेड कंडक्टिव क्लाइमेट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, ताकि प्राइवेट कंपनी अच्छे से काम करेगी तो नई नई इन्वेस्टमेंट आएगी। 1971 वॉर, एक्चुअली ये पाकिस्तान का वो एरिया है, ये पाकिस्तान ये पूरा था, मतलब ऐसा एक कंट्री जिसका एक पार्ट यहाँ है एक पार्ट यहाँ है, ये ईस्ट पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान है। अब यहाँ पे बेसिकली लोग जो है वो बंगाली बोला करते थे, बंगाल से सटा हुआ था, ये बंगाली बोला करते थे, और यहाँ उर्दू बोला करते थे। इन लोगों ने बेचारों पे फोर्स किया, नहीं उर्दू बोलो उर्दू बोलो उर्दू बोलो, उर्दू ही हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन्होंने बोला भाई हम तो बंगाली बोलते हैं, भाई हम कैसे उर्दू बोल पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और इनको सेकंड क्लास सिटीजन बोलते थे, सेकंड क्लास सिटीजन की मतलब गरीब हैं और थर्ड क्लास सेकंड क्लास सिटीजन है, हम लोग सुपीरियर, हम एक्चुअली मुस्लिम्स हैं। तो यार इन पे बहुत अत्याचार मारपीट करते थे। अब यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने जो चुनाव लड़ा और चुनाव में क्लासे जीत गए, तो मुजीबुर रहमान को भी मारा, जेल में डाल दिया। फिर यहाँ से रेफ्यूजीज उठ उठ के क्लास हमारे देश के अंदर आने लगे। फिर वहाँ पे क्लास जो है इंदिरा गांधी ने स्टेप डिसीजन लिया, कड़ा डिसीजन लिया, और क्लास इनके अगेंस्ट में जाके इन विचारों को जो है, क्योंकि बहुत रेप हुए, बहुत बच्चों को मारा गया, बहुत गलत हुआ, तो फिर यहाँ पे क्लास इनको हेल्प करी, इनको अलग। तो वहाँ पे एक मतलब आयरन लेडी आप कह सकते हो उनको, इंदिरा गांधी को, उनकी मदद से क्लास जो है यहाँ पे इसको बांग्लादेश घोषित किया गया। अब हर एक इंसान की अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है, और ना ही हमारे सिलेबस का पार्ट है।
तो ये एक मैंने आपको बात बताई कि क्यों ये बेसिकली अलग हुआ, आपके मन में कोई सवाल ना आया। चैप्टर बहुत बोरिंग है तो थोड़ा हिस्ट्री आपको पता भी होना चाहिए। इन 1971 वॉर, it is estimated that the member of the Pakistani military and supporting pro-Pakistani Islamist militants killed between 3 लाख to 30 लाख सिविलियन इन बांग्लादेश। 3 लाख से 30 लाख लोगों के बीच मारा। और फिर जब इंडिया ने हस्तक्षेप किया तो इंडिया को भी धमकी दिखाई, अमेरिका से हेल्प लेने की बात की, तब इंडिया को रशिया ने हेल्प किया तो क्लास अमेरिका पीछे हटी, रशिया पीछे हटा, देन क्लास इंडिया ने इसको बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को हराया था वहां पे। रेप ऑफ 4 लाख अप्रॉक्स वुमेन, महिलाओं का रेप क्लास उनके फैमिली मेंबर के सामने ही कर देते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अ फर्दर 1 करोड़ पीपल फ्लड द कंट्री टू सीक रेफ्यूज इन इंडिया। 1 करोड़ लोग जो है इंडिया में भाग आए। तो जितने सारे लोग जो बाहर से इंडिया में भाग के आ रहे थे, तब जाके इंदिरा गांधी ने एक स्टेप डिसीजन लिया। ये थे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी बेटी क्लास अभी, अब बांग्लादेश में भी कांड हो गया, इससे पहले उनकी बेटी ही जो थी वही राज कर रही थी, इन्हीं की बेटी, ठीक है। चलो अब ये देखो क्लास, इस तरीके से मिलिट्री ने किस तरीके से देखो बिल्कुल बहुत बुरा हाल किया था, मतलब देखो किस तरह से देखो पूरी लड़ी लगा दी थी बच्चों की इस तरीके से मार मूर के। फिर देखो फाइनली क्लास यहाँ पे वो हारे, और हारने के बाद ये जो रियल कुछ इमेजेस हैं, शेख मुजीबुर रहमान फिर जो फाइनली वहाँ के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। चलो फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970। अब इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में एक दिक्कत है, इनको ना पैसा उधार मांगने का बहुत है, इन्होंने काफी ज्यादा उधार जो है लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड पाकिस्तान आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस, WHO से भी, सॉरी जो वर्ल्ड बैंक है उनसे भी उधार लिया है, IMF से भी उधार लिया, रेमिटेंस फ्रॉम एमिग्रेंट्स टू द मिडिल ईस्ट, एंड दिस हेल्प द कंट्री इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उन्होंने अपने बाहर देश के लोगों से बहुत उधार लिया। इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी लेके आया इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्लास ग्रीन रेवोल्यूशन को भी लेके आए, जैसे इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आया, हरित क्रांति को लेके आया, और इसमें इनका काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, इकोनॉमी में ग्रो हुआ। अब कंपेरेटिव स्टडी की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ 3 इकोनॉमी क्लासिफाइड, जो हम अभी क्लासिफाई करने वाले हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, GDP, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन और HDI। हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। लास्ट में कंपैरिजन करेंगे तीनों कंट्री के बीच में। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है वो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर। 1718 का डेटा लिया हुआ है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। देखो अभी 1352 मिलियन, 1393 मिलियन और 212 मिलियन की पॉपुलेशन है। एनुअल ग्रोथ है 1.03% की, यानी कि जो इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ परसेंटेज है 1.03 है, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। तो देखा जाएगा पाकिस्तान का जो एनुअल ग्रोथ रेट है, बड़ी फैमिली होने की वजह से उनका ज़्यादा है, और जो चाइना है उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है, क्योंकि चाइना क्लास लेके आई थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना जो 2015 में बंद भी कर दिया गया, 1 चाइल्ड पॉलिसी। चाइना की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही थी, चाइना ने एक पॉलिसी निकाल दी 1 चाइल्ड पॉलिसी, बच्चा एक ही, अच्छा एक ही बच्चा होगा। बट डिमेरिट ये हुआ कि वो एक ही बच्चा हर कोई चाहता था लड़का हो। मेल डोमिनेंस कंट्री है चाइना भी इंडिया की तरह की, लड़का होगा तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, लड़का बुढ़ापे में हमें सपोर्ट करेगा, हमारे साथ रहेगा। ये सोच से चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा तो दी, लेकिन फिर बाद में सारे लड़के ही होंगे तो लड़कियां नहीं होंगी, शादी भी नहीं होगी, फिर तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, जनरेशन लड़कियों से भी तो आगे बढ़ती है, ये नहीं सोच पाए वो, फिर इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया। बट हाँ, उस पॉलिसी का इम्पैक्ट इतना जरूर हुआ कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो घट गया। डेंसिटी मतलब सॉरी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो चाइना की जो डेंसिटी है वो बहुत अच्छी है, 148 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। पाकिस्तान की फिर भी ठीक है 275। इंडिया इज अ हाई डेंस कंट्री, इंडिया जो है वो रहने के लिए बहुत फेवरेबल है, बाहर से भी लोग भाग के आ जाते हैं हमारी कंट्री में। तो आज भी बांग्लादेश से लोग जो है वो इंडिया में रेफ्यूजीज के तौर पे आ जाते हैं। तो इंडिया इसमें बहुत खराब है, मैं ये बोलूँगा कि इंडिया में भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी जो है वो बहुत हाई है, 455 लोग रहते हैं थोड़ी सी जगह में। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितना याद हो जाए ठीक है, अदरवाइज पेपर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, आपको एक्सप्लेन करना है बस। सेक्स रेशियो की बात करें, 924 फीमेल्स हैं 1000 मेल में से, जो कि सबसे खराब है। और यहाँ पे 949 है या 943, चाइना में 949 और पाकिस्तान 943। यहाँ पे भी जो फीमेल्स हैं वो बहुत कम है इंडिया में। फर्टिलिटी रेट जो है, हर एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चे पैदा कर सकती है, उसमें पाकिस्तान सबसे आगे है। पाकिस्तान में हर एक महिला अराउंड 3.6, तो इनकी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, घर में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। चाइना में 1.7 है, इंडिया में 2.2, इंडिया चाहती है 2 हो जाए। अर्बनाइजेशन, तो इसमें भी चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा है, 59% एरिया अर्बनाइज है, पाकिस्तान में 37, इंडिया में जस्ट 34।
जीडीपी ग्रोथ रेट, अब तीनों कंट्री के जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 1980 5.7 था, अभी 7.3 है 15-17 में, जबकि चाइना का जो ग्रोथ रेट है 10.3 था, अब ग्रोथ रेट कम हुआ है 6.8, पाकिस्तान का 6.3 था, अब 5.3 है। तो यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट के मामले में जो इंडिया है वो सबसे आगे निकलता चला जा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी क्या कहते हैं, देखो दो अलग अलग चीज है। $2 में एक पाउंड आता है, अगर अगर आप डॉलर और पाउंड का कंपैरिजन करोगे तो $2 दोगे तो एक पाउंड आएगा। इसका मतलब जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो है 2:1, $2 में एक पाउंड मिलेगा। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी अलग है। परचेजिंग, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, पहली बात तो मानते हो, हाँ। हर कंट्री करेंसी की वैल्यू भी अलग अलग है, मानते हो, हाँ। और हर कंट्री में जो सामान मिलता है उसका प्राइस भी अलग अलग है, मानते हो, हाँ। हर कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो खर्चा आता है, मतलब कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हर कंट्री का, वो भी अलग अलग है। तो अब इस तरीके से अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे एक बर्गर मिलता है $3.57 का, और वहीं यूके में एक बर्गर मिलता है 2.29 पाउंड का। तो अब इसका जो रेशियो बनता है 3.57 2.29, तो इसका रेशियो बनता है 1.56:1। तो ये है परचेसिंग पावर पैरिटी। कहने का मतलब पता है क्या है, कि अगर आप अमेरिका में $1.56 कमा रहे हो तो उस $1.56 में आप जितने रुपए का जो सामान खरीद सकते हो, सेम सामान आप वहां पे सिर्फ एक पाउंड में खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। और सीधी भाषा में समझाऊं, इंडिया में आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए अगर $50,000 चाहिए, तो अमेरिका में आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए $2,000 चाहिए। इस रेशियो को बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ कहीं भी एक्सचेंज रेशियो नहीं है। जैसे आपको लगता है कि $80 का $1 है, $80 में $1 है, तो अगर आप इंडिया में अगर आप $80 का एक बर्गर खाते हो तो अमेरिका में आपको $1 का एक बर्गर मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहां जाओगे तो मे बी आपको बर्गर जो है वो $3 मिले, और इंडिया में जो बर्गर मिल रहा है वो $80 का मिल रहा है। तो अब इसका जो एक रेशियो बनेगा 80 और 3 का, उस रेशियो को बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। इंडिया में घर परिवार चलाने के लिए मेरे को 50,000 की सैलरी बहुत है। अगर 50,000 की सैलरी किसी की इंडिया में है तो वो अपना परिवार एक लोअर मिडिल क्लास के तौर पे या मिडिल क्लास के तौर पे चला सकता है 50,000 रुपए में। सेम लिविंग स्टैंडर्ड में आपको अगर अमेरिका में घर चलाना है तो फिर वो उसके लिए $50,000 नहीं लगेगा, उसके लिए शायद $3,000 $4,000 लगे आपको। तो वो जो दोनों का रेट है उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। सेम अमाउंट ऑफ चीज अगर आप वहां खरीदते हो तो कितना चाहिए और यहाँ खरीदते हो कितना चाहिए, उसका जो कंपैरिजन है उसको बोलते हैं पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से समझाता हूं आपको। इट इज एन इकोनॉमिक थियोरी दैट अलाउ द कंपैरिजन ऑफ परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब पैसे का कंपैरिजन हो रहा है अलग अलग करेंसीज में। इट इज a theoretical exchange rate, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं, theoretical exchange rate है that allow you to buy the same amount of goods and services in every country. PPP comparison are done by the World Bank। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। 2021 में जो कंपैरिजन हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर आप $1 की जो वैल्यू देखोगे वो ₹23.14 है। यानी कि जो इंडिया में ₹23 कमा रहा है सेम लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए, अगर अमेरिका में वो $1 कमाता है तो बराबर है। यानी ₹23 में अगर मैं कोई चीज इंडिया में खरीद रहा हूं तो सेम चीज मैं वहां पे $1 में खरीद सकता हूं। ये एक्सचेंज रेट नहीं है, ये पीपीपी है, डॉलर और इंडिया का कंपैरिजन। यूएस डॉलर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी, देयरफॉर जीडीपी ऑफ डिफरेंट करेंसीज आर एक्सपेक्टेड इन डॉलर। तो अलग अलग कंट्रीज को डॉलर के रूप में ही जो है वो कंपैरिजन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल इन द होल चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, ध्यान से और अच्छे से क्लास समझना क्या है यहाँ पे। In all the three economies, the industrial and service sector have less proportion of workforce, but they contribute more in terms of output. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या अच्छी जीडीपी समझ लो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स जो लोग काम करते हैं। तो अगर मैं देखूं सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया का, उसमें 43% लोग काम करते हैं। 100 में से 43 लोग, 100 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उसमें से 43 लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन वो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ 16% है। यानी कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का, लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 16% है।
जबकि सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर में 25% लोग काम कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है। और इंडिया में सबसे कम सॉरी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है 54% का जीडीपी में, वो किसका है? सर्विस सेक्टर का। इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है, ये सवाल पूछेगा, नंबर नहीं पूछेगा आपको। तो सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, 54% जीडीपी सर्विस सेक्टर लाके देता है। और सबसे कम किसका? एग्रीकल्चर का। बट लोग सबसे ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं क्लास? सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम किसका? एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो लोग ज्यादा, आउटपुट कम। समझ रहे हो? चाइना की बात करें, चाइना में एग्रीकल्चर पे 26% लोग काम करते हैं, जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 है। मतलब चाइना में एग्रीकल्चर ना, एक्चुअली चाइना का जो वेदर है वो सूट नहीं करता एग्रीकल्चर पे, वो इतना सूट नहीं करता, इसलिए खेती बाड़ी वहाँ थोड़ी कम होती है। 28% लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 41% का है। और चाइना में 46% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका भी 57 है। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? सर्विस सेक्टर का, तीनों कंट्री में। पाकिस्तान में 41% लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 24% एग्रीकल्चर, जो कि इससे ज्यादा है इंडिया से। तो इंडिया में 43% लोग काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन 16% है। बट पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो और बेहतर है इंडिया से। पाकिस्तान में अगर मौसम अच्छा रहा अच्छा, फसल अच्छी होगी, तो जीडीपी पाकिस्तान की ग्रो करेगी, बारिश अगर सही से हुई तो। और 24% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जस्ट 19%, बहुत बुरा हाल है। सर्विस सेक्टर का भी कुछ खास नहीं है, 35% लोग काम करने के बावजूद भी ये लगभग क्लास 57 कंट्रीब्यूशन है। बट हाँ, ये देख सकते हो तीनों का सर्विस सेक्टर हाई है। और सबसे खराब जो है पाकिस्तान का वो है मैन्युफैक्चरिंग, और सबसे खराब इंडेक्स क्या है क्लास? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का। काम तीनों में ही लोग सबसे ज्यादा कहाँ कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तीनों में लोग कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में। और चाइना में सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर। ये बात ध्यान रखना, चाइना में जो वर्कफोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस सेक्टर में 46% लोग चाइना में काम कर रहे हैं। तो चाइना में सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो तीनों कंट्री का सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये डेटा आपको बस एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज डेटा, नथिंग एल्स। ओके, डेटा तुम्हारे सामने है, तुम्हें पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है, और कोई चीज कम है ज्यादा है तो आपको रीजन बताना है। जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सूट नहीं करता चाइना के अंदर, चाइना का डेमोग्राफिक कंडीशन अलाउ नहीं करता एग्रीकल्चर को, है ना, क्लाइमेट अलाउ नहीं करता, तो उसका कम है एग्रीकल्चर पे जो आउटपुट निकलता है। अगला एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली इट इज अ स्टैटिक डेवलप एंड कंपाइल। ठीक है, एक तरीके से ये डेटा है जो बनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन टू मेजर द वेरियस कंट्री लेवल ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अलग अलग कंट्री सोशली इकोनॉमिकली कैसे डेवलप कर रही है उसका डेटा कलेक्ट करती है सरकार एचडीआई से। नाम से पता पड़ रहा है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर ईच कंट्री का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। तो 4 फैक्टर बेसिकली, लाइक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है हर एक का, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। नॉर्वे ना इसमें सबसे टॉप पे है, जो इसकी नंबरिंग ना 0 to 1 होती है, जिसका 0 है सबसे खराब, जिसका 1 है सबसे अच्छा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना एचडीआई, इसकी जो रैंकिंग होती है वो 0 to 1 के बीच में नंबरिंग होता है, नंबर मिलता है। तो नॉर्वे सबसे अच्छा है, बहुत सुंदर देश है, आप कभी यूट्यूब पे देखना, 0.957 की रेटिंग है नॉर्वे की। नॉर्वे बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज, रिच पीपल, सुंदर सब कुछ है नॉर्वे के अंदर। तो इसीलिए उनका क्लास जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा है, और रैंकिंग भी उनकी यहाँ पे अच्छी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर है ना यार, वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो वैल्यू है, हम तीनों कंट्री की बात करेंगे और किसी की नहीं। तो इंडिया की वैल्यू 0.645, चाइना की सबसे अच्छी 0.761, पाकिस्तान की चाइना और इंडिया से खराब 0.557। एचडीआई के बेसिस पे जो रैंकिंग है इंडिया पाकिस्तान चाइना, चाइना की सबसे अच्छी रैंकिंग है 87 रैंक पे, इंडिया 130 और पाकिस्तान सबसे खराब 154। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो इंडिया में हर एक इंसान लगभग 69 ईयर्स जीता है, चाइना में 77 ईयर्स अराउंड, और पाकिस्तान में 67। तो यहाँ पे भी देखो तो पाकिस्तान सबसे पीछे है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि क्लास ऑन एन एवरेज 6.5 ईयर की स्कूलिंग कर रहा है इंडिया में हर एक बच्चा, जबकि चाइना में 8.1 है और पाकिस्तान में ये और कम है 5.2।
ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इंडिया में जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो $6681 है पर पर्सन, जबकि यहाँ पे 16,000। सोचो यार, चाइना की जो ग्रॉस पर कैपिटा इनकम है, लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं, हम सिर्फ 6,000, वो 16,000, और पाकिस्तान में सिर्फ 5,000। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, 1,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो एक साल के अंदर अंदर इंडिया में सिर्फ उसमें से 30 बच्चे मरते हैं, जबकि चाइना में कितना कम है, सिर्फ 7 बच्चे मरते हैं, इसमें 57 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट में भी क्लास चाइना सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे पीछे। मैटरनल मॉर्टलिटी रेट, 1 लाख महिलाएं अगर बच्चे पैदा कर रही हैं, 1 लाख महिला लेबर रूम में घुसी हैं, तो उसमें से 133 महिलाओं की इंडिया में डेथ होती है, 29 की चाइना में, और 140 महिलाओं की डेथ हो जाती है बच्चे पैदा करते वक्त पाकिस्तान में। तो यहाँ भी पाकिस्तान जो है सबसे पीछे और चाइना सबसे आगे है। इन सब के अलावा भी एक इंडिकेटर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इंडिकेटर, जिसमें एक्चुअली चाइना ही पीछे है। लोगों की जो आज़ादी, लोगों को जो क्लास बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो इंडिया पाकिस्तान में बहुत है। खुलेआम लोग गाली देते हैं क्लास सरकार को इंडिया में, पाकिस्तान में। चाइना में ऐसा नहीं कर सकते, आप गायब हो जाओगे ऐसा किया तो, ठीक है। अलीबाबा के फाउंडर जो है वो गायब हो गए थे, है ना, मतलब उनका नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था, जैकमा, वो गायब हो गए थे उन्होंने जब सरकार का बोझ किया था, तो जबकि वो रिचेस्ट पर्सन है। So these are those indicators which represent the degree of social political freedom to individuals in country. Example, extent of democratic participation, लोगों का social political decision making में जो participation है, constitution आपको कितना protection देता है, judiciary आपको कितना protection देता है, rule of law etc. Human development index जो है वो अधूरा होगा अगर आपने इस indicator को नहीं लिया तो it is an index used to measure the participation of people in taking decision. तो लोग जो decision making में participate कर रहे हैं, उस डिसीजन को, डिसीजन मेकिंग से ध्यान रखना, वो कौन सा इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर। तो हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिया, चाइना के बारे में पढ़ लिया, इंडिया के बारे में हम जानते ही हैं, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं क्लास कंक्लूजन। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन्होंने ट्रैवल किया लगभग 50 साल, एक साथ ट्रैवल किया। 1970 तक सब बराबर थे, लेकिन 1970 के बाद इंडिया बीच में रह गया, चाइना सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे पीछे। इंडिया की बात करें, इंडियन इकोनॉमी मॉडरेट है, आपने देखा होगा जितने भी पैरामीटर्स आपने देखे एचडीआई के, और जो डेमोग्राफिक और सेक्टरल कंपैरिजन था तीनों कंट्री के बीच में, उसमें इंडिया जो है वो मॉडरेट परफॉर्म कर रहा था। इंडिया में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है, बेसिकली रूरल एरिया में इंडिया को अभी भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। इंडिया में अभी भी 20% 25% अराउंड लोग जो वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उस पर इंडिया को काम करना है। पाकिस्तान अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है क्लास। इवन चाइना भी पाकिस्तान के साथ जो है वो एक डिप्लोमेसी ट्रीट करता है, मतलब पाकिस्तान को उधार देता है, उनकी जो ज़मीन है उनको हड़प लेता है ना, डेट डिप्लोमेसी इसको बोलते हैं, ये काम करता है। तो उधार बहुत लेते हैं, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वॉलाटाइल है एग्रीकल्चर की। फसल अच्छी हुई तो जब बारिश अच्छी हुई, मौसम अच्छा हुआ तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, देश ग्रो करेगा, अदरवाइज एग्रीकल्चर स्लो हो जाएगा। इन द रिसेंट पास देखा गया है, होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन, कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में भी सिचुएशन बेहतर किया जा सके, और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में पाकिस्तान धीरे धीरे अच्छा शो भी कर रहा है। अगला है चाइना। चाइना का पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो बहुत खराब है, लोगों को ह्यूमन राइट के आधार पे कुछ नहीं मिलता। हाउएवर इन द लास्ट 3 डेकेड्स चाइना धीरे धीरे मार्केट सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। ध्यान रखना क्लास, चाइना कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो सोशल इकोनॉमी से धीरे धीरे मूव हो रही है, बट अभी के लिए इंडिया और पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी है और चाइना सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहाँ पे सरकार सारा कंट्रोल रखती है अपने पास। तो however in the last 3 decades it is used to use the market system without losing the political commitment and succeeded in raising the level of growth in the elevation of poverty. गरीबी हटाने में चाइना भी धीरे धीरे सक्सेसफुल रहा है। चाइना मार्केट मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है क्लास, सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लाने के लिए। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड, सरकार जमीन की ओनरशिप खुद रखता है और अलाउ करता है इंडिविजुअल को, आप खेती बाड़ी करो, और ताकि क्लास किसी भी लोगों में कोई भेदभाव ना हो, जमीन हमारी है, आप खेती बाड़ी करो, बस मेहनत करो, पैसा कमाओ, टैक्सेस पे करो। पब्लिक इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन इंडिया। तो जो पब्लिक का इंटरवेंशन इन प्रोवाइडिंग सोशल, सरकार जनता को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जनता भी उसमें इंगेज होते हैं, जिससे चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो ऊपर जा रहा है। चाइना में क्यों बहुत ज़्यादा क्लास कैजुअलिटी नहीं होती, चाइना में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है ना, क्योंकि चाइना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और चाइना का जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो भी कम है। एजुकेशन लेवल पे क्लास एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है चाइना की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो ये एक बेटर क्लास पर्सपेक्टस है इंडिया और पाकिस्तान कंपैरिजन में चाइना का।
दैट्स इट, फाइनली क्लास सिलेबस भी एंड, चैप्टर भी एंड। काफ़ी बोरिंग सा चैप्टर था बट मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को बेहतर बना के दे सकूं चैप्टर का। तो आज हमने इसे ख़त्म कर दिया। रिवीजन आप आई होप एंजॉय कर रहे हो, सैम्पल पेपर भी धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो ना तो फरवरी तक हम सब कुछ अच्छे से खत्म कर चुके होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले भी हम सारा कुछ अच्छे से खत्म कर चुके होंगे विद रिवीजन, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू, सैम्पल पेपर्स, केवी के पेपर्स, अलग अलग स्कूल के पेपर, सब कुछ मैं खत्म करा दूंगा। क्लास एक सिंगल पैनी खर्च नहीं होगा, बस आपको मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालना है, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, क्लासमेट में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे याद करके जरूर आना। टेक केयर, बाय बाय।